Good morning, everyone. Hello, hi, and good morning to all. आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसका लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। इसका लेक्चर नंबर 3 ये स्टार्ट हम करेंगे आज, ठीक है। आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 3, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि जो वर्क डन जो वर्क डन होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। और ये जो थीटा है ये होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आज हम देखेंगे कि यूनिट ऑफ वर्क, जो वर्क है इसका जो SI यूनिट है वो क्या होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमने निकाला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। कुछ देर के लिए ये कॉस थीटा को हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का जो यूनिट है वो होता है न्यूटन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। तो इस हिसाब से जो वर्क की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर। ये इसका यूनिट होना चाहिए। लेकिन एक महान वैज्ञानिक जो हैं जिनका नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इनको सम्मान देते हुए जो वर्क की जो यूनिट है SI यूनिट है इसको जूल माना गया, ठीक है। इसको जूल माना गया, क्लियर है। तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ वर्क। MKS में हम जूल को मानते हैं और CGS यूनिट में हम मानते हैं ऑर्ग, ठीक है। ये है वर्क की यूनिट्स। MKS और SI में जूल और CGS में इसकी जो यूनिट होगी वो हो जाएगी ऑर्ग। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे, चलिए। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड ऑर्ग। जूल और ऑर्ग के बीच में एक रिलेशन है, हम अब उस रिलेशनशिप को देखेंगे। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ ऑर्ग, ठीक है।
1 जूल जो होती है ये 10⁻7 ऑर्ग के बराबर होगी। चलिए इसको डिराइव करते हैं। हम ये बात जान चुके हैं कि जो वार्क की जो फॉर्मूला होती है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। ठीक है, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, ओके। सो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट होता है। मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम में हम लेते हैं। ठीक है, इसको हम लेते हैं किलोग्राम। अगर यहाँ पे आपको जूल 1 चाहिए होगा तो यहाँ भी आपको 1 जूल लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे 1 जूल का जो वैल्यू है ये हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं डालूँगा 1 जूल, जो मास मेरा 1 kg हो जाएगा, और जो एक्सीलरेशन होगा ये हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट को 1 मीटर होना पड़ेगा। तभी जाके ये 1 को मैं इस 1 के साथ इंटू करूँगा, और फिर ये 1 इस 1 से इंटू होगा, तभी जाके मुझे यहाँ पे 1 जूल मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये 1 kg को मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो ये मेरा कुछ 1000 ग्राम के बराबर होगा, और ये 1 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे भी ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, ये 1000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर। सो यहाँ पे देखिए ये 3 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया मेरा। और इसी को ही हम छोटे यूनिट में, मतलब CGS यूनिट में हम इसे कहते हैं ऑर्ग। तो ये हो गया मेरा 1 जूल, ये हो गया मेरा 10⁻7 ऑर्ग के बराबर। ठीक है, बात एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? ओके, तो चलिए आगे का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी, सो ये एनर्जी क्या होती है? अगर मैं एनर्जी को डिफाइन भी करूँगा, द एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। मतलब काम करने की जो क्षमता होगी, काम करने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, हम उसे ही कहेंगे एनर्जी। ठीक है, एनर्जी हमें क्यों चाहिए? अगर हमें इफ वी वांट टू डू सम टास्क वी नीड एनर्जी। अगर हमें कुछ काम दिया गया है और हमें वो काम करना होगा, तो उसके लिए हमें जो चाहिए
दैट इज एनर्जी। ठीक है, हमें अगर कोई काम दिया गया है और वही काम को हमें ख़त्म करना पड़ेगा तो उसे ही हम कहेंगे एनर्जी। हमें जो चाहिए वो काम को ख़त्म करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी, हम उसे ही एनर्जी कहेंगे। ठीक है, सो जो एनर्जी होती है हमारा, जो एनर्जी है होती है हमारे पास, वो दो तरह का होता है। एक है आपका काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी और दूसरा हो जाता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी possessed by the object due to its motion that is called काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर मतलब को थोड़ा ध्यान से आप समझें। ठीक है, अभी देखिए, अभी यहाँ पे ये एक दीवार है। ठीक है, ये एक दीवार है। ठीक है, ये एक दीवार है। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मेरे हाथ में एक छोटा सा पत्थर है। ठीक है, और यहाँ पे ये कोई बंदूक है, मान लीजिए आप। ये कोई, हालांकि ये बंदूक के शेप का तो नहीं बना, तो मान के चलिए थोड़ा सा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा मान के चलिए कि ये कोई बंदूक है, गन। ठीक है, अब अगर मैं ये पत्थर को ये दीवार के ऊपर ऐसे थ्रो करूँगा, ये दीवार के ऊपर मैं इसे थ्रो करूँगा और ये बंदूक को मैं फायर करूँगा। बंदूक को अगर मैं फायर करूँगा तो ये दोनों के केस में आप ये पाओगे कि जो बंदूक से जो गोली निकलेगी वो यहाँ पर एक छोटा सा एक छेद कर देगी, होल मेड बाय द बुलेट। यहाँ पर जो गोली निकलेगी ये यहाँ पर दीवार में एक छेद बना देगी। लेकिन ये जो पत्थर है ये इस दीवार के ऊपर कोई भी असर नहीं डाल पाएगी। ये दीवार जो है यहाँ पर कोई भी असर नहीं होगा इसका। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इस बुलेट में ये बुलेट है, इस बुलेट के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर ये स्टोन के पास उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। क्योंकि हमने यहाँ पर साफ तौर से लिखा है द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके पास कुछ एनर्जी, वो कुछ एनर्जी गेन करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी और उसी एनर्जी को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन, स्पीड, वेलोसिटी जितना हाई होगा उसके पास एनर्जी भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पत्थर को मैंने हाथ से फेंका, ये बुलेट को मैंने बंदूक से फायर किया, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगी ये बहुत ही कम है इस बुलेट के मुकाबले। तो बुलेट में ज़्यादा एनर्जी आएगा इस पत्थर के मुकाबले। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट is greater than kinetic energy of the stone।
ठीक है, बात एकदम क्लियर हुई। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। हम अभी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो फॉर्मूला है हम उसे डिराइव करेंगे, ठीक है, ओके। तो मान लीजिए ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, और ये ग्राउंड पे यहाँ पर एक बॉल मैंने रखा है, ये ए पॉइंट पर ये बॉल है, ठीक है। बॉल का जो मास होगा ये m होगा, और ये बॉल बिल्कुल रेस्ट में है। रेस्ट पे है मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है, बिल्कुल रेस्ट पे है। अगर मैंने ये बॉल के ऊपर अभी कुछ फोर्स लगाया, ये बॉल के ऊपर मैंने अभी कुछ फोर्स लगाया थोड़ा सा, ठीक है, ये बॉल के ऊपर मैंने अभी बस थोड़ा सा फोर्स लगाया। अब मुझे ये पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हम थोड़ा सा फोर्स डालते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होता है ये आगे की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये जो बॉल है ये ए से मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, और मूव करने के बाद मान लीजिए कि ये जो बॉल है ये यहाँ तक आके पहुँच गया, यहाँ तक आके पहुँच गया, और ये बी पॉइंट है। पहले जो बॉल था ए पॉइंट में था, अभी आपका जो बॉल है ये बी पॉइंट में आके पहुँच गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो पहले बॉल ए पॉइंट में था, अभी आपका जो बॉल है ये बी पॉइंट में आ गया। तो ये यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये बॉल इसी बीच जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस s के बराबर है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया ये बॉल ने, ये डिस्टेंस मान लीजिए ये डिस्टेंस s के बराबर है, ठीक है, ये डिस्टेंस s के बराबर है। सो यहाँ पर तो वेलोसिटी u था, रेस्ट में था ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी 0 के बराबर। लेकिन यहाँ पर आते आते मास कितना होगा भाई? मास तो चेंज नहीं होता, मास तो m ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी तो अभी इसके पास कुछ तो वेलोसिटी होगी ना। अगर ये रेस्ट पे होता तो यहाँ होता, लेकिन अभी इसके पास जब हमने फोर्स लगाया तो ये कुछ मोमेंटम, कुछ मोशन ये गेन किया, इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आए। तो कितना वेलोसिटी यहाँ तक आते आते उसके पास हुआ, उसके पास यहाँ आते आते वेलोसिटी v के बराबर हो गई, ठीक है, बात एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं किसी को। सो अभी ये b पॉइंट में, ये बॉल के पास b पॉइंट में बॉल के पास मास m होगा और वेलोसिटी v हो जाएगा, और a से लेके b तक, ये बॉल a से लेके b तक मूव किया तो कितना डिस्टेंस मूव किया? s डिस्टेंस मूव किया। कितना फोर्स हमने लगाया? हमने F फोर्स लगाया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, बॉल को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मैंने कितना वर्क किया, तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा? मैंने F इंटू एस इंटू कोस थीटा, इतना काम किया मैंने। फोर्स मैंने कितना लगाया? तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, और एस कितना डिस्टेंस कवर किया मेरा ऑब्जेक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया? एस डिस्टेंस कवर किया, और कॉस थीटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आप साफ देख रहे हैं यहाँ पे कि जो डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, अगर फोर्स राइट की तरफ लगा है तो डिस्प्लेसमेंट भी राइट की तरफ है।
जब दोनों एक ही डायरेक्शन में रहते हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर एंगल आपका हो जाएगा 0। तो मास m, एक्सीलरेशन a, डिस्प्लेसमेंट s और जो cos 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। सो m इंटू a इंटू s। तो मैंने अभी यहाँ तक इतना काम कर लिया। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम ये बात पढ़ के आए हैं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये फॉर्मूला हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था। और इस फॉर्मूला के तहत अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का अगर वैल्यू निकालूंगा तो ये कुछ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a के बराबर हो जाएगा। तो मैं अभी क्या करूँगा, ये जो s का जो वैल्यू है मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो m मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, ठीक है। और मास की जगह m पुट कर दिया, a की जगह a रख दिया, v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर, और जो u की वैल्यू है हमारी यहाँ पे वो 0 है। तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, दैट इज 0 अपॉन में चल रहा है आपका 2a, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू v स्क्वायर अपॉन में चल रहा है आपका 2a। तो अभी मैं क्या करूँगा, a से ये a को मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो अभी मुझे मिल गया mv स्क्वायर अपॉन में 2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज mv स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला से हम साफ देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास and kinetic energy also directly proportional to square of the velocity। तो ये दो फैक्टर हमें याद रखना पड़ेगा, ये दोनों केसेस को याद रखना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है और कैसे, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो कुछ ऐसे होगा, द एनर्जी। सो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसा है, द एनर्जी possessed by the object due to its position और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई पोजीशन में है या फिर उसके शेप में कुछ बदलाव आया है तो उसी दौरान उसके पास कुछ एनर्जी होगी और उसी एनर्जी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अभी जैसे मान लीजिए कि ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड के ऊपर एक बॉल ऐसे रखा है, ये बॉल ऐसे रखा है, तो बॉल रेस्ट में है। ये जो बॉल है आपका ये बिल्कुल ही रेस्ट में है और ये बॉल के पास कोई भी एनर्जी नहीं होगी। अगर मैं ये बॉल को ऐसे किसी हाइट पे अगर रखूँगा, अगर ये बॉल को मैं अभी किसी हाइट पे रखूँगा
और यहाँ पे नीचे एक कांच, ये एक ग्लास है। यहाँ अगर नीचे मैं एक ग्लास को रखूँगा, अगर ये बॉल ऐसे नीचे अगर ये ग्लास के ऊपर गिरेगी ना, तो ये जो ग्लास है, ये ग्लास क्या करेगा, ये ग्लास बिल्कुल ही ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। क्या यहाँ पर ये बॉल अगर ये ग्लास के ऊपर भी रखा होता, क्या ये ग्लास टूटती? नो। यहाँ पे क्यों टूट गई? क्योंकि यहाँ हमने ये जो बॉल है, बॉल को कुछ हाइट में रखा, और हाइट में रखने के पास जब हमने इसे कुछ हाइट में रखा तो ये जो बॉल है ये कुछ एनर्जी गेन किया, इसने कुछ एनर्जी गेन किया। कौन सी एनर्जी गेन की? इसने पोटेंशियल एनर्जी को गेन किया, और यही एनर्जी यहाँ जब ये नीचे गिरा ये ग्लास में ट्रांसफर हो गया, और जिसके चलते ये ग्लास जो है टूट गया। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो चलिए, तो ये तो पोजीशन के वजह से आ गया पोटेंशियल एनर्जी। अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कैसे कोई ऑब्जेक्ट का अगर हम शेप चेंज करेंगे तो वो कैसे पोटेंशियल एनर्जी को गेन करता है। अभी जैसे आपने कोई रबर बैंड तो देखा होगा, रबर बैंड वो कुछ ऐसा होता है, एकदम ऐसा होता है। अगर ये रबर बैंड को हम स्ट्रेच करेंगे दोनों साइड से, अगर हम इसे लेफ्ट से भी और राइट से भी अगर मैं स्ट्रेच करूँगा तो ये रबर बैंड कुछ इतना लंबा हो जाएगा, ये कुछ लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप किसी ये एंड को आप पकड़िए, ये एंड को आप पकड़िए और इस एंड को आप छोड़ दीजिए, ये एंड को आप छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, ये जो एंड है ये से जाके आपके हाथ को स्ट्राइक करेगा, ऐसे ही आपके हाथ को स्ट्राइक करेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? जब हमने ये रबर बैंड को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने से क्या हुआ, ये रबर बैंड ने कुछ एनर्जी गेन कर लिया, उसने कुछ एनर्जी को गेन किया। कौन सी एनर्जी को गेन किया? इसने पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर लिया। और जब हमने बैंड को छोड़ दिया तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। जो पोटेंशियल एनर्जी था ये बदल गया काइनेटिक एनर्जी में। आपने तो देखा होगा, स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग वो कुछ ऐसा दिखता है। स्प्रिंग, अगर हम स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर दें, ऊपर से कंप्रेस कर देंगे तो स्प्रिंग का जो शेप होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर हम ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग को ऊपर से अगर यहाँ पर हमने इसको कंप्रेस किया था, अगर मैं यहाँ पर अपना हाथ निकाल दूंगा तो ये जो स्प्रिंग है ये धड़ाक से ऐसे ऊपर उठ जाएगा, ऐसे उठ जाएगा। तो इसका मतलब इसके पास इसने कुछ एनर्जी गेन की थी। कौन सी एनर्जी गेन की थी इसने पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर लिया था। तो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के वजह से या फिर उसके शेप के वजह से उसमें कुछ एनर्जी आती है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज योर पोटेंशियल एनर्जी। हम उसे ही कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बात क्लियर हुई एकदम? ओके, अब हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये हो गया आपका ग्राउंड। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई बॉल है, मान लीजिए ये कोई बॉल है। ये बॉल जो है ये रेस्ट में था, अभी यहाँ पे बिल्कुल ही रेस्ट में है। ग्राउंड के ऊपर है
तो बॉल का जो हाइट होगा, ग्राउंड से जो हाइट होगा, ये लगभग 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0, लगभग क्या, ये बिल्कुल 0 मीटर हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने बॉल के ऊपर कुछ फोर्स डाला, ऊपर की तरफ एक फोर्स डाला, जिससे ये जो बॉल है यहाँ तक आ गई। ठीक है, अब बॉल यहाँ तक आ गई। मैंने बॉल के ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लगाया और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ जो बॉल का, ये ऊपर की तरफ हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ऊपर की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट किया बॉल ने। अब बॉल कुछ हाइट पे हो गया, यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले यहाँ पे था, नीचे था, अब यहाँ पे है। तो बॉल ने कुछ हाइट गेन कर लिया और ये हाइट आपका s, या फिर आप इसे h भी लिख सकते हो, s या फिर h के बराबर हो गई ये हाइट। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने बॉल को यहाँ नीचे से लेके ऊपर ट्रांसफ़र किया, तो मैंने यहाँ पर कितना वर्क किया, यहाँ पर कितना वर्क हुआ, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fs cos थीटा। तो यहाँ पर मैंने कितना फोर्स डाला ये बॉल के ऊपर, मान लीजिए मैंने बॉल के ऊपर F फोर्स डाला और ये बॉल यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो डिस्टेंस s या फिर h के बराबर है। तो आप यहाँ पे s भी डाल सकते हो या फिर h डाल सकते हो, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जो cos थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आप ये देख सकते हो साफ तरीके से कि फोर्स भी मैंने ऊपर डाला और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हुई, इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो मैं cos 0 डिग्री, सो F इंटू H इंटू cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो मैंने कितना फोर्स लगाया, फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज ma, और यहाँ पर कितना हाइट गेन किया, h हाइट गेन किया। तो यहाँ पर ये जो a आप देख रहे हो, मैं अभी a की जगह g भी डाल सकता हूँ और g डाल दिया। क्यों? क्योंकि a होता है एक्सीलरेशन, a होता है एक्सीलरेशन और g होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो बॉल है जब यहाँ से ये नीचे आएगा, यहाँ से जो नीचे आएगा, तो इसके पास जो एक्सीलरेशन क्रिएट होगा वो अर्थ के वजह से होगा। तो यहाँ पर मैं एक्सीलरेशन की जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पुट कर सकता हूँ और g की जो वैल्यू होती है वो लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर यही एक्सीलरेशन ही पड़ता है, लगता है। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्मूला हो गई हमें यहाँ पर मिलके बन के तैयार हो गई, दैट इज mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, potential energy directly proportional to acceleration due to gravity, and potential energy also directly proportional to height of the object। ठीक है, सो देखिए मास तो कभी जीरो होता नहीं, मास तो कभी जीरो होता नहीं, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका मास जीरो हो। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर यही वैल्यू तो गिरता है। लेकिन हाइट को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं और जीरो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे हाइट, ये ग्राउंड के ऊपर है तो इसका हाइट यहाँ पे कितना होगा, बिल्कुल जीरो। मतलब हाइट अगर जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, जीरो, क्योंकि mgh। अब ये जीरो हो गया तो जीरो को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो जीरो ही तो मिलेगा ना, है कि नहीं। तो ज़्यादातर हम ऐसा अगर मैं कहूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हाइट के ऊपर डिपेंड करती है, तो भी ये बिल्कुल सही होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, सो फिलहाल हमने अभी तक कवर कर लिया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और इसको डिराइव भी कर लिया। तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड गुड बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो तब तक
मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस फ्रॉम। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय।